गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो सॉरी, लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर 5 पढ़ाया था बट मैंने चैप्टर 4 बोल दिया। तो हम अभी तक एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 5 तक पहुंच चुके हैं। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे और चैप्टर 6 जो है उसका नाम क्या है? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, यानी कि मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इंग्लिश में मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अब देखो कि भाई सबसे पहले तो जब आप अर्थ पर देख रहे हो, मैप देखते हो, फिजिकल मैप देखते हो, अब मैप पढ़ चुके हो तो आपको फिजिकल और पॉलिटिकल में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो जब आप मैप देखते हो या आप टीवी में या डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी देखते हो तो आपको क्या दिखता है भाई? कहीं पर समंदर फैला हुआ है, कहीं नदियां बह रही हैं, कहीं लेक्स है, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं गहरी गहरी घाटियां हैं, वैलीज हैं। इंग्लिश में घाटियों को वैली कहा जाता है। कहीं प्लेटो रीजन्स है, ठीक है, तो कहीं मैदानी इलाके हैं। तो ये सारी चीजें आप देखते हो। अब ये सारी चीजें भाई क्या बनाती हैं? इन सारी चीजों को हम अगर कलेक्टिव फॉर्म में एक टर्म देना चाहें तो इनको हम कहते हैं रिलीफ फीचर्स। ठीक है, क्या कहते हैं? रिलीफ फीचर्स। हिंदी में कहते हैं उच्चावच। जो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हमें धरती पर देखने को मिलते हैं इनको रिलीफ फीचर्स कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। क्लास 6 के अकॉर्डिंग अगर हम मेजर लैंडफॉर्म्स की बात करें तो मुख्यतः 3 चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम माउंटेन्स। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले माउंटेन्स। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज और नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे प्लेन्स। बात समझ में आ गई? सबसे पहले माउंटेन्स, प्लेटू और प्लेन्स। हिंदी वालों के लिए भी बता देते हैं, इनको हम बोलेंगे पर्वत, इनको बोलेंगे पठार और इसको क्या बोलेंगे? मैदान या मैदानी इलाके। ठीक है, तो पृथ्वी पर 3 प्रमुख चीजें हमें देखने को मिलती हैं स्थल रूप के रूप में, पर्वत, पठार और मैदान। सबसे पहले जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पर्वत। पर्वत क्या होता है भाई? देखो, धरती है जिस पर हम चलते हैं, फिरते हैं, रहते हैं, लेकिन इस धरती पर कुछ समतल जगहों से भी ऊंची जगहें हैं। ठीक है, तो एक डेफिनेशन देख लो कि कोई भी 600 मीटर से ऊंची जगह जिसकी खड़ी चढ़ाई हो या खड़ी ढाल हो उसको हम क्या कहते हैं? 600 मीटर से भी ऊंची पहाड़ी या खड़ी ढलान वाली जो जगह होती है उसको हम क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे। पर्वत की खास बात क्या होती है कि इसमें पीक होती है, कोनिकल पीक होती है। अक्सर देखा जाता है कि पर्वत का जो आधार होता है वो बहुत चौड़ा होता है, लेकिन जो उसकी पीक होती है, जो उसका सबसे ऊपर का भाग होता है, ये बहुत ही ज्यादा नैरो या बहुत ही ज्यादा पतला होता है। ठीक है, तो जो 600 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां हैं और इनमें खड़ी ढलान है उसको हम क्या बोलेंगे? पर्वत। पर्वत यहाँ पर कई तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो जो पहला नंबर आता है वो होता है हमारा फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वलित पर्वत। दूसरा हमारा इस तरफ जो मुख्य आएगा वो है दूसरा, क्या हो सकता है? फॉल्ट माउंटेन्स, इनको हम बोलेंगे भ्रंश पर्वत। और जो तीसरा है वो आता है हमारा वॉल्केनिक माउंटेन। इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? ज्वालामुखी पर्वत।
बात समझ में आ रही है? फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन यानी ज्वालामुखी पर्वत, और फॉल्ट माउंटेन यानी कि भ्रंश पर्वत। सबसे पहले अगर हम फोल्ड माउंटेन की बात करें तो क्या होता है, अब चलो एक बेसिक चीज बताते हैं कि जिस धरती पे हम चल रहे हैं, जिस धरती पे ये पूरी दुनिया है, जहां पर हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, रह रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं। कभी आपने इमेजिन किया है कि इस धरती के नीचे कुछ हो रहा होगा? आपको पता है कि जब आप धरती पर ऐसे चुपचाप भी खड़े रहते हैं तो नीचे बहुत हलचल मच रही होती है, नीचे बहुत सारी प्रक्रियाएं क्रियाएं काम कर रही होती हैं जो कि हमारी पृथ्वी को अलग अलग रूप देती है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर जो क्रियाएं काम करती हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? इंडोजेनिक या फिर इंटरनल, और हिंदी वालों के लिए आंतरिक। ठीक है, इंडोजेनिक या इंटरनल फोर्सेस क्या होगी? फोर्सेस पृथ्वी के अंदर, इंटर का मतलब अंदर, अंदर जो प्रक्रियाएं काम कर रही हैं उनको हम इंडोजेनिक या इंटरनल फोर्सेस कहते हैं, या फिर हिंदी में आंतरिक क्रियाएं या आंतरिक बल। ठीक है, अब ये बल क्या करता है, अंदर जितने भी मूवमेंट होते हैं उनसे अलग अलग तरह की स्थलाकृति बनती है, और उसी में से एक स्थलाकृति क्या है? वलित पर्वत। अब वलित पर्वत को कैसे समझे आप, ये देखो कि मान लो ये जमीन है, जमीन के नीचे बहुत सारा फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। अब क्या है, आप समझो कि एक फोर्स इस तरफ से लग रहा है और एक फोर्स इस तरफ से लग रहा है, ठीक है। तो जब ये दोनों तरफ से फोर्स लगता है तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों तरफ से कोई दबाएगा तो क्या होगा, है कोई दबाएगा तो धीरे धीरे ये क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा, फिर और प्रेशर बढ़ेगा और ऊपर उठेगा, फिर और प्रेशर बढ़ेगा और ऊपर उठेगा, और ऐसे लाखों करोड़ों साल में ये इतना ऊपर उठ जाएगा कि ये पर्वत का रूप ले लेगा। ठीक है, अब ये क्या पढ़ रहे हैं, मोड़ पढ़ रहे हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, मोड़। जब इधर से ये प्रेशर पड़ रहा है तो जमीन पे मोड़ पड़ रहे हैं, हिंदी में मोड़ कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फोल्ड। ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन क्योंकि इस पे ये फोल्ड पड़ रहे हैं, और जब फोल्ड पढ़ते पढ़ते इस तरह के हो जाते हैं कि हमको एक अलग से उच्चावच दिखने लगता है, एक अलग से स्थलाकृति दिखने लगती है जो कुछ इस प्रकार की होती है, इसको हम क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन। बात समझ में आ गई। फोल्ड माउंटेन कैसे होते हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस के थ्रू जब कोई भूमि ऊपर उठने लगती है तो उसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। ठीक है, दूसरा आता है ये हमारा, अच्छा फोल्ड माउंटेन के कुछ एग्जांपल भी लिखो आप पहले, फोल्ड माउंटेन कहां कहां मिलते हैं। अपने इंडिया से बात करें तो यहां पर क्या है, एवरेस्ट यानी कि हिमालय, उसके बाद यूराल है, एंडीज है, रॉकीज है, और अपने ही इंडिया में अरावली भी है, राजस्थान, दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्र में अरावली माउंटेन्स पड़ते हैं। ये सारे क्या है, फोल्ड माउंटेन है, ये वलित पर्वत। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं, इसको पूरा ही रफ कर देते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा, फोल्ड माउंटेन पढ़ा, हम पढ़ेंगे फॉल्ट। फॉल्ट माउंटेन क्या होते हैं, मान लो कि ये एक जमीन है, ठीक है, अब नीचे इंडोजेनिक और या इंटरनल फोर्सेस काम कर रही हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। तो कोई फोर्स है जो इस तरफ लग रही है, अब कोई फोर्स है जो नीचे की तरफ जा रही है, कोई फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रही है। ठीक है, अब जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, अब ये क्या करेगी, ये जो इसके ऊपर का पार्ट है इसको धक्का मार के ऊपर की तरफ खिसका देगी, ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। अब ये ऊंचा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट नीचा रहेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई ऊपर फोर्स लग नहीं रही, ये क्या रहेगा, नीचा रहेगा। अब यहाँ भी ऊपर फोर्स लग रही है, अब जब ये ऊपर फोर्स लग रही है तो ये वाला पार्ट भी ऊपर उठ जाएगा, यानी कि ऊंचा हो गया, और ये क्या, नीचे रह गया। तो क्या होता है भाई, जब कोई भी पहाड़ या कोई भी जमीन झटके से ऊपर की तरफ उठ जाती है और इधर वाले पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, तो जब ये ऊपर उठा तो देखो ना, एक ब्लॉक उठ गया है ऊपर, एक टुकड़ा, जैसे पनीर का टुकड़ा होता है ना, वैसे ही एक टुकड़ा जो है ऊपर की तरफ उठ गया है। तो ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है इसको हम बोलते हैं हॉर्स्ट, हॉर्स्ट माउंटेन कहते हैं इसको।
ठीक है। तो हॉर्स माउंटेन क्या है, एक तरह का फोल्ड ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, फॉल्ट माउंटेन है। अब फिर से हम इसी डायग्राम पर आते हैं। अब यहां पर तो सब कुछ स्टेबल है, लेकिन यहां पे कुछ फोर्सेस हम नीचे की तरफ काम कर रही हैं, नीचे की तरफ काम कर रही है। अब जब ये फोर्स नीचे की तरफ लगती है तो यहाँ पे कुछ जगह खाली रह जाती है। अब जब खाली रह जाती है तो ऊपर की जमीन वैसे ही बहुत भारी है, वो खिसक के कहाँ आ जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, ये नीचे आ गई। इधर भी सेम प्रोसेस है, ऊपर की जमीन भारी है, नीचे फोर्स लग गई तो ये जमीन कहाँ खिसक के नीचे आ गई, ठीक है। अब जब नीचे आ गई तो क्या होगा, अब इसको यहां से मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ की जमीन खिसक के कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, नीचे चली गई। अब ये देखो, ये ऊपर ही रहेगा, ये नीचे आ गई, ये ऊपर ही रहेगा, ये नीचे आ गई। समझ में आ रही है बात? ये जो नीचे चला गया हिस्सा, ये इसको बोलेंगे हम ग्रावेन। ग्रावेन हिंदी में भी लिख देते हैं ग्रावेन। ये जो पहाड़ी नीचे चली गई है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रावेन। इंडिया में इस तरह के माउंटेन्स, अब देखो इसी डायग्राम में ये जो ऊपर उठा हुआ है इसको हम हॉर्स कहेंगे, और ये जो नीचे खिसक गया ग्रावेन। ये जो ऊपर उठा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, हॉर्स कहेंगे। जो नीचे चला गया इसको क्या कहेंगे, ग्रावेन। बात समझ में आ गई? अब इसको मिटा देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल पूरी दुनिया में कहां मिलेगा, यूरोप के राइन वैली में जो पर्वत है, राइन वैली यूरोप में जो पर्वत है वहां। इंडिया में भी आपको सतपुड़ा माउंटेन रेंज, सतपुड़ा माउंटेन रेंज जो है वो इस टाइप का माउंटेन या माउंटेन रेंज है। तीसरा क्या आता है हमारा, वॉल्केनिक। वॉल्केनिक यानी कि ऐसे पर्वत जिसमें ज्वालामुखी हो, सक्रिय ज्वालामुखी हो, इस तरह के पर्वत को, अब जरूरी नहीं है सक्रिय हो, ये डॉर्मेंट भी हो सकते हैं, इंस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्वत में, माउंटेन में वॉल्केनो है तो उस तरह के पर्वत को हम क्या कहेंगे, वॉल्केनिक माउंटेन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल किलिमंजारो। जहां तक मुझे याद है ये अफ्रीका के बोत्सवाना में पड़ता है। बोत्सवाना एक जगह है, किलिमंजारो, ठीक है। किलिमंजारो क्या है, एक वॉल्केनिक माउंटेन है। बात समझ में आ गई? इसी तरह से एक और भी है जिसका नाम है फ्यूजियामा। ये भी एक क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन है। ये जो दो नाम मैंने आपको बताए हैं इनको आप सर्च कर सकते हो नेट पे, तो आपको दिखेंगे कि हाँ ये किस तरह के माउंटेन है, ठीक है। अब इनकी कुछ खास बात भी समझ लो कि मैंने आपको बताया था कि 600 मीटर के ऊपर की पहाड़ी जिसकी खड़ी ढलान हो उसको पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन आपको पता है कि पूरी दुनिया में पर्वत की सबसे ज्यादा ऊंचाई जो है वो 8,850 है। किस चीज की है, माउंट एवरेस्ट। कहां है ये, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, तो ये ना कहना कि माउंट एवरेस्ट इंडिया में है। इंडिया से होकर क्या गुजरती है, हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज की सबसे बड़ी पहाड़ी माउंट एवरेस्ट जो कहां पर पड़ती है, नेपाल में पड़ती है। बात समझ में आ गई? तो सबसे ऊंचा माउंटेन क्या है, माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर। अब ये जो पहाड़ है या फिर ये जो पर्वत है, ये जब बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं तो पता है आपको, ऊपर जाने पे जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाते हैं जो हमारा तापमान है वो कम होता है। उसकी एक दर है, एक रेट है, कितनी है आपको पता होना चाहिए। 165 मीटर ऊपर जाते हैं ना तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और अगर इसको बड़ी वैल्यू में देखें तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है।
तो अब जाहिर सी बात है कि 8,850 हमारे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, यानी कि लगभग 9 किलोमीटर। अगर हम 1 किलोमीटर पे देखते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है, तो 9 किलोमीटर पे कितना कम होगा, आपको इंटू करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे तापमान कम हो रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, सब कुछ है, साधारण सा मौसम है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, टेम्परेचर मान लो यहाँ पे 30 डिग्री है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी, और फिर जो इसका ऊपरी हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये यहाँ पे क्या ज्यादा ठंड होने की वजह से बर्फ पड़ने लगेगी। ठीक है, और ये जो बर्फ से ढका हुआ एरिया होता है पहाड़ों का, इसको कहते हैं हम स्नो लाइन। क्या कहते हैं? स्नो लाइन। और ये तो इतना ऊंचा पहाड़ है कि बादल भी इससे नीचे होते हैं। ठीक है, जब कभी भी आप अगर दिल्ली से, मान लो दिल्ली से आप असम की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली से असम जा रहे हो, बाई प्लेन जा रहे हो, तो हमेशा लेफ्ट साइड की विंडो लेना प्लेन में, लेफ्ट विंडो सीट। ठीक है, लेफ्ट विंडो सीट लोगे तो जब आप दिल्ली से असम की तरफ जाओगे तो रास्ते में आपको माउंटेन, हिमालयन माउंटेन रेंज और माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा। साफ मौसम होगा तो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मान लो बादल है तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट बादल से भी ऊपर चला जाता है, तो आप अगर प्लेन से जा रहे हो तो बादल होंगे तब भी आपको पूरी रेंज भले देखने को ना मिले, लेकिन माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो जरूर देखने को मिलेगी जब आप दिल्ली से असम जाओगे। ठीक है, तो स्नो लाइन समझ में आ गया आपको। तो 3 तरह के माउंटेन हमने पढ़े, ठीक है ना, और तीनों ही तरह के माउंटेन के आपको एग्जांपल दिए। पहला था फोल्ड, दूसरा था फॉल्ट, और तीसरा था वॉल्केनो। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं। अब हम आते हैं दूसरी स्थलाकृति, दूसरी स्थलाकृति, और इस स्थलाकृति में भी इंडोजेनिक या इंटरनल फोर्सेस काम करती हैं। ये जो स्थलाकृति है इसको कहते हैं प्लेटू, यानी कि हिंदी में पठार, है ना। आपने सुना होगा तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लेटू, या फिर आपने सुना होगा दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू, जो कि इंडिया में, या फिर आपने सुना होगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे देखने के लिए, बहुत सारे प्लेटूज आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन ये प्लेटूज होते क्या हैं? देखो, प्लेटू भी सामान्य जमीन से उठे हुए होते हैं, बहुत ऊंचे हो सकते हैं। ये कुछ मीटर से, फ्यू मीटर से 1000 मीटर या 1000 मीटर तक हो सकते हैं, 1000 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो माउंटेन होता है उसमें पीक होती है, और जो प्लेटू होता है वो भी उठा हुआ है, लेकिन उसमें पीक नहीं है, किसी तरह की पीक नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ये भी उठा हुआ पार्ट है, इसमें भी इंडोजेनिक प्रोसेस काम कर रही है, और ये भी उठा हुआ पार्ट है, लेकिन इसमें पीक है और इसमें पीक नहीं है। बात समझ में आ गई? तो जो टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जमीन से उठा हुआ बहुत ऊंचा भाग, जिसका टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेबल लाइक मतलब मेज की तरह ऐसे, इसका टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेटू कहते हैं। ठीक है, प्लेटू की आखिर खास बात क्या है? इसका कोई इंपॉर्टेंस भी है कि नहीं है? प्लेटू इंसानों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भैया प्लेटू में होते हैं बहुत सारे मिनरल्स। अफ्रीकन प्लेटू देखोगे तो वहां पे आपको डायमंड्स मिलेंगे। डायमंड जानते हो ना, कितने महंगे होते हैं, डायमंड्स मिलेंगे। छोटा नागपुर का प्लेटू आप देख रहे हो इंडिया का, यहाँ पे आपको आयरन मिल जाएगा, या फिर कोल मिल जाएगा, और कई सारे हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया, छोटा नागपुर प्लेटू या फिर अफ्रीकन प्लेटू
तो जो प्लेटूज होते हैं उनमें खनिज संसाधन इतने ज्यादा होते हैं कि हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई खनिज एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपदा है किसी भी देश के लिए। अगर किसी देश में खनिज है तो उसकी तरक्की निश्चित है। ठीक है ना, हमारे भारत में खनिज है, हम देखिए लगातार तरक्की कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई प्लेटूज की। प्लेटूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमने आपको 2 बताए हैं एग्जाम्पल के लिए। ऐसे कई सारे प्लेटू हैं, तिब्बत का प्लेटू है, डेक्कन है, अफ्रीकन है, ठीक है ना, छोटा नागपुर है, और इंडिया में तो मालवा है। ठीक है, मालवा। तो इस तरह के यहाँ पर प्लेटूज मिलते हैं। तीसरे नंबर की जो स्थलाकृति आती है भाई, उसका तो कोई जवाब नहीं। सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो इसी स्थलाकृति को पसंद करते हैं, प्लेन यानी कि मैदान। मैदान समझ में आता है, खुला मैदान जहां पे कोई भी उबड़ खाबड़ जगह नहीं, एकदम प्लेन है। यहाँ पे हम घर बना सकते हैं, यहाँ पे हम रेलवे लाइन बना सकते हैं, यहाँ पे हम रोड्स बना सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे प्लेन के लिए हाईवे या रनवे बना सकते हैं। मतलब ये इतना फ्लैट है कुछ भी। और सबसे बड़ा काम जो यहाँ पे हम कर सकते हैं वो क्या है? खेती कर सकते हैं। खेती यानी कि एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर खेती होती है, आसानी से होती है, और खेती होने की वजह से यहाँ पे खाना पीना बहुत ज्यादा होता है, तो ज्यादातर जो जनसंख्या है वो ऐसे ही क्षेत्रों में बसना पसंद करती है। अगर आप विश्व का मानचित्र यानी कि वर्ल्ड मैप उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर प्लेन एरियाज जो है वहां पर बहुत जनसंख्या है। इंडिया के क्षेत्र में आप यूपी ले लो, इंडिया के केस में यूपी ले लो, एमपी ले लो, बिहार ले लो, ठीक है ना, राजस्थान ले लो, वेस्ट बंगाल ले लो। यहाँ पे आप देखोगे बहुत जनसंख्या है बेइंतहा। अगर आप चाइना देखते हो तो चाइना का भी जो पूर्वी एरिया है वहां पर बहुत जनसंख्या है, क्योंकि चाइना का ज्यादातर पार्ट तो पहाड़ी है। ठीक है ना, और तिब्बत को मिला लीजिए तो पहाड़ और प्लेटूज बहुत सारे हैं, लेकिन बस एक पूर्वी हिस्सा है जहां पर, अगर इसको हम चाइना मान लेते तो पूर्वी हिस्से में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन एरिया है। बात समझ में आ रही है? यूएसए में आपको जनसंख्या मिलेगी क्योंकि यूएसए का ज्यादातर पार्ट प्लेन एरिया में आता है, और खासकर यूएसए का दक्षिणी भाग। अगर हम ये यूएसए मान लेते हैं तो इसका जो दक्षिणी भाग है ये, यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन पूरा अमेरिका। तो जो प्लेन है ये हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि ज्यादातर जो इकोनॉमी से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, इंडस्ट्री लगाना, खेती लगाना, नौकरियों के लिए ऑफिस, हॉस्पिटल्स बनाना, ये सारी चीजें हम मैदानी इलाकों में आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए जो इंसान है वो हमेशा मैदानी इलाकों में रहना पसंद करता है, और खासकर मैदानी इलाकों में भी वो इलाके जहां पर नदियां बहुत ज्यादा होती हैं और खेती बाड़ी के लिए अनुकूल वातावरण होता है। आपने सुना होगा कि इजिप्ट समझते हो ना, मिस्र क्या है? नील नदी की देन है। पूरे अफ्रीका में देखोगे जब आप, तो जो आपका उत्तरी अफ्रीका है ना, मान लो ये उत्तरी अफ्रीका, चलो अफ्रीका का ये ऐसे रॉ मैप बना देते हैं। मान लो ये आपका उत्तरी अफ्रीका है, ये पूरा सहारा है। ठीक है, यहाँ पे कई देश आपको मिलेंगे, मोरक्को मिलेगा, अल्जीरिया मिलेगा, ट्यूनीशिया मिलेगा, लीबिया मिलेगा, और यहाँ कोने में मिलेगा आपको इजिप्ट जो है, आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी देश हैं उन सब में सबसे ज्यादा जनसंख्या इजिप्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि नील नदी ने यहाँ पर जिस तरह की मिट्टी का निर्माण किया है, जिस तरह के प्लेन से मैदानों का निर्माण किया है, तो यहाँ पर खेती बाड़ी अच्छी खासी होती है। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है इन कंपैरिजन आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं। बात समझ में आ गई? तो प्लेन जो है वो इंसानों की पसंदीदा जगह रही है रहने के लिए हमेशा। अब फिर से देखते हैं भाई कि इंसानों का और जो हमारे रिलीफ फीचर्स हैं उनका क्या रिलेशन है। माउंटेन, सबसे पहले हम बात करेंगे माउंटेन्स की।
अब माउंटेन्स और इंसान पर क्या असर पड़ता है माउंटेन्स का? देखो, माउंटेन्स पर रहने वाले इंसान ज्यादातर आपको छोटी हाइट के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स पे जब आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आपको या तो ढलान मिलेगी या तो आपको चढ़ाई मिलेगी, या तो आपको ढलान मिलेगी या तो आपको चढ़ाई मिलेगी। आपके पैरों पर बहुत ज्यादा ताकत पड़ती है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आप देखोगे ज्यादातर मैदानी और ज्यादातर पहाड़ी इलाकों के लोग आपको शॉर्ट हाइटेड दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि और दूसरी बात, शॉर्ट हाइट के साथ साथ उनके पैर बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, और माउंटेन्स पे और गड़बड़ है या कमी है कि यहाँ पर हम उस तरह से खेती नहीं कर सकते जैसे मैदानी इलाकों में कर सकते हैं। माउंटेन्स में एक और दिक्कत है, यहाँ पर पानी हम बहुत ज्यादा रोक नहीं सकते, हमें पानी छोड़ना पड़ता है, और जब हम पानी माउंटेन से छोड़ते हैं तभी वो प्लेन्स में आता है। ठीक है, तो पानी जो माउंटेन वो बहता रहता है, वहां पे रुकता नहीं है। ठीक है ना, हम बांध बना के रोक भी देते हैं तो क्या आपदाएं आ जाती है, जैसे आपने केदारनाथ की आपदा सुनी होगी। ठीक है ना, कई बार बांध टूट जाते हैं। तो माउंटेन्स पर पानी रुकता नहीं, खेती ज्यादा कर नहीं पाते हैं, थोड़ी बहुत तो कर लेते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होती, और लाइफ बहुत ही कठिन है, और पहाड़ों पर ज्यादातर समय तो ठंड का मौसम रहता है। प्लेटू की बात करें, प्लेटू भी वैसे इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टानों से बना हुआ होता है ज्यादातर इलाकों में। यहां पर प्लेटू की आग्नेय से बना है तो काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल प्रचुर मात्रा में मिलती है, और ब्लैक सॉइल बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, तो खेती के लिए अच्छी होती है। और दूसरा, प्लेटू रीजन पे खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो ब्लैक सॉइल पे खेती हो सकती है, मिनरल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इकोनॉमी अच्छे से चल जाती है। और दूसरा, ये पूरी तरह प्लेन नहीं होता है, लेकिन टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो जमीन पे एकदम फ्लैट जगह पे ना से थोड़ा ऊपर जाकर फ्लैट एरिया है, तो वहां पे भी घर बार बनाए जा सकते हैं। प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में तो जिंदगी बहुत आसान होती है। आपको पता है, प्लेटू पे आपको मेहनती लोग मिलेंगे, माउंटेन्स को आपको मेहनती लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो प्लेन्स पे रहने वाले ना, इनके पास खाना आसानी से है, क्लोथ्स आसानी से है, जॉब वगैरह करने के लिए, ऑफिस जाने के लिए सारे जो व्हीकल हैं वो भी आसानी से मिल जाते हैं, ट्रेन, बस, एवरीथिंग, सब कुछ आसानी से। सबसे ज्यादा लेजी लोग अगर कहीं मिलेंगे तो आपको मिलेंगे मैदानी इलाकों में। ये बड़े आराम पसंद लोग होते हैं। आराम पसंद इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर ये निकम्मापन करते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन उस कंपैरिजन में, जिस कंपैरिजन में ये और ये काम करते हैं, ये नहीं करते, ये आराम पसंद लोग होते हैं। ठीक है, तो मैदानी इलाकों के बारे में हमने बात की, हमने माउंटेन्स के बारे में बात की, हमने प्लेटूज के बारे में बात की। अब देखो क्या है कि ये सारी चीजें हमें नेचर ने दी हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन हम इनका सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। पहाड़ों पर रास्ते जरूरी है, लेकिन वहां पे नेशनल हाईवे बना देना और चौड़ीकरण करना, मतलब यहाँ पर आपदा आ सकती है, यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है, यहाँ पर भूकंप आ सकता है। ठीक है, और आता भी। सोचिए अगर केदारनाथ में उतने सारे होटल या घर नहीं होते, उतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती, तो क्या उतने ज्यादा लोग मरे होते केदारनाथ की आपदा? लेकिन जब भी कोई टूरिस्ट प्लेस है, पहाड़ में है, सेंसिटिव एरिया है, तो हमें एक लिमिट क्रिएट करनी चाहिए कि भाई इतने लोग गए हैं, जब ये वापस आएंगे तो आप जाओगे नहीं। जितने जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, आपदा आती है तो नुकसान ज्यादा होता है। तो क्या कर रहे हैं हम? जंगलों को, जो हमारे पहाड़ों पर पेड़ हैं उनको काट रहे हैं, मिट्टी उनकी पानी से बह जाती है, लैंडस्लाइड होता है, अर्थक्वेक आती है। प्लेन्स की बात करें, प्लेन्स पे भी हम क्या है, खेती वाली जमीन पर मकान बना रहे हैं, जहां पे हमें खाना उगाना चाहिए वहां पे हम घर उगा रहे हैं, घर बना रहे हैं, है ना। और प्लेन्स वाले लोगों की ये गंदी आदत और भी है कि ये कहीं पे भी पानी में गंदगी डाल देंगे। बिस्किट खाया, बिस्किट का पेट पानी फेंक दिया, सड़क चलते हुए गाड़ी की शीशा खोला, गाड़ी से बाहर फेंक दिया, गंदगी कहीं भी डाल देते हैं, यानी कि पॉल्यूशन बहुत क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में जो उपजाऊपन है, जो जमीन का उपजाऊपन या फर्टिलिटी है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर खाना उगाने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें नेचर ने दी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट हम इनका सही से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं।
तो हमने तीन चीजें पढ़ी, माउंटेन, प्लेटूज एंड प्लेन। जो हमारा चैप्टर नंबर 6 था वो इन्हीं तीनों चीजों के बारे में था। और इसके बाद हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू।